ओके बच्चों, अब हम डिसोल्यूशन की सेकेंड वीडियो के साथ रेडी हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, a partner Anju's capital account has been credit balance of rupees 84,000. His share of profit in the realization account is 18,000. He said he has paid dissolution expenses of the firm 6,000. He will finally get a payment of. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन और क्या क्या चीजें हो रही हैं ये भी देखिए। एक मिनट पेन ले लूं। ठीक, सबसे पहले अंजू का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपको उसको पे करना है 84,000। ठीक है, दूसरा उसका रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है, बेसिकली यहां एक्सपेंस नहीं है, प्लीज देखिएगा, प्रॉफिट, लॉस नहीं है, सॉरी लॉस नहीं है, यहां पे प्रॉफिट है 18,000 का। ही हैज पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और उसने डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कितने बियर किए हैं? 6,000 रुपए। यानी कि सबसे पहली बात कि 84,000 रुपीज अंजू को देने थे। ठीक है, जिसमें से 18,000 रुपए उसका, ये आपका कैपिटल हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल करिए तो कितना होता है? 1,02,000 रुपीज हमें सॉरी अनुज को देने थे, मैं अंजू बोल रही हूं, अनुज को देने थे। ठीक है, और अब उसने 6,000 रुपए का ही हैज पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज का उसने क्या किया? एक्सपेंस पे किया। ठीक, यस, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी चीज पे करता है तो प्लीज ये बात याद रखिएगा, उसको हमें पैसा देना पड़ता है। तो यहां पर उसका क्रेडिट बैलेंस है 84,000, प्रॉफिट उसको देना रियलाइजेशन का 18,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं 6,000। तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1,08,000 रुपीज। यहां पर आपको एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, वो ये कि अगर आपके बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे कोई भी पार्टनर पे कर रहा है कुछ, तो आप उस पार्टनर के अकाउंट को, आप उस पार्टनर को पैसा दोगे। तो यहां पर उसने ही हैज पेड है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो आप उसको पेमेंट करोगे। तो उसका फाइनल पेमेंट कितना हो गया? दैट इज 1,08,000 रुपीज। होप दिस इज क्लियर। ठीक, प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, assertion, reasoning. Read the following sentence. A stand for assertion and R stand for reasoning. फिर से वही बात, both assertion A and reason are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Assertion A is false, reason is true. Assertion A is true, but reason is false. ठीक है, अब assertion क्या बोल रहा है? On dissolution of a firm, out of the proceeds received from the sale of the assets outside the debt are paid first. जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, जितना भी रिसीव हो रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स आउटसाइड द डेप्ट आर पेड फर्स्ट। सही बात। फिर है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न फर्स्ट। भाई आप बताओ क्या होगा? बताइए भाई क्या होगा? भाई यहां पर वो कह रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है, आप उसका जो आपके चीजें हैं, जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, जो आउटसाइड आपके डेब्ट्स हैं, आप उसको पहले पे करते हो। यस, बिल्कुल हम उसको पहले पे करते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न फर्स्ट। कैपिटल अकाउंट को हम पहले पे करते हैं, बताइए? नहीं। तो A इज करेक्ट बट R इज फॉल्स। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। होप दिस इज क्लियर।
Yes, so I think you got the answer, that is D. Tick. Proceeding with the next assertion question again. फिर से वही चीजें, मैं इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करती, आपको पता है वही सेम चीजें होती हैं. क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. यहां पे क्या डाला इन्होंने, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. नेक्स्ट देख लिया, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिए कैसे बहला रहे क्वेश्चन में. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिर से मैं बोल रही हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट. याद आ गया ना, बिल्कुल वही चीज. रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनता ही नहीं है डिसोल्यूशन में. कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स ही हो गया. यस. फिर कह रहे हैं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. बताइए भाई, अगर आपने सेल किया है कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में आता है पेमेंट. बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है. द सेकेंड इज ट्रू. तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. तो आपका आंसर क्या हुआ, दैट इज द सी वन. होप इट इज क्लियर. ठीक. कमिंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन. बच्चों यहां पर आपकी थोड़ी जर्नल एंट्रीज, ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं ये भी जरा ध्यान दीजिएगा. ठीक है. रोहित, सार्थक एंड विवेक आर द पार्टनर्स इन द फर्म. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म. Pass the necessary journal entry for the following after the various assets other than the cash and the bank and external liabilities has been transferred to the realization account. सारी assets ट्रांसफर हो गई हैं, लाइबिलिटीज आपकी ट्रांसफर हो गई हैं. ठीक. अब आगे बढ़ते हैं. ध्यान से प्लीज, मैं दोबारा बोल रही हूं. An unrecorded assets of 40,000 was given to an unrecorded creditor of 65,000 in the settlement of the claim of 38,000 and the balance was paid to him in cash. समझिए बहुत ध्यान से क्या हुआ. यस. दोबारा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की हैं, 40,000 रुपीज की. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की है, 35,000 की. ठीक है. ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं ये कितने में लेके चला गया, 38,000 रुपीज में. 40,000 की जो चीज है रिकॉर्डेड कहीं नहीं है, लेकिन ये लेके किस में चला गया, दैट इज 38,000 रुपीज में. ठीक. और जो बैलेंस आपने पेमेंट किया है वो किससे किया है, कैश से. इसकी जर्नल एंट्री. क्वेश्चन ध्यान से समझिए. अगर आपने कोई भी एसेट्स अनरिकॉर्ड किया है तो अब आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सबसे पहली बात तो ये रिकॉर्ड कर लीजिए. यहां पर आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी और आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है, तो भाई यहां पे तो कोई एंट्री नहीं होगी. देयर इज नो एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, प्लीज. ठीक है. क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पे कर दिया. तो अब ध्यान से समझिएगा, आपका जो टोटल पेमेंट था वो था 65,000 रुपीज का. ठीक है. 65,000 रुपीज में आपने 38,000 रुपीज पे कर दिए. 38 क्यों लिया, क्योंकि जो 40,000 की एसेट्स थी वो 40,000 की नहीं गई हैं, वो कितने की गई हैं, 38,000 रुपीज की. ठीक है. तो अब आपके बचे हुए कितने हैं, आपके बचे हुए हैं 27,000 रुपीज. ये जो 27,000 रुपीज है, आप इसी की पेमेंट होगी. प्लीज ध्यान रखिएगा, अब कितने की पेमेंट होगी, 27,000 रुपीज की. अब क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो आप उसकी पेमेंट क्यों करोगे. बेटा जब फर्म बंद हो रही है, चाहे कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड है नहीं है,
रेज हो गई लायबिलिटी तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दैट इज 27,000 रुपीज। ठीक है, और फिर यहां पे लिखिएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है, ठीक। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज अ टोटल debtors of 90,000. A provision for bad debt also stood in the books of the firm 12,000. 18,000 debtors proved bad and the rest paid the due amount. देखिए, provision for doubtful debt हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम जब डेप्ट हो तो उसे कवर कर सके। ठीक है, लेकिन जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर ट्रांसफर किए तो आपने प्रोविजन माइनस करके नहीं किए, आपने पूरे के पूरे 90,000 के जो डेटर थे वो वहां पर ट्रांसफर किए। इस 90,000 में से 18,000 के जो डेटर है वो बैड है, तो भाई आप कितने की पेमेंट करोगे, कितने की पेमेंट आपको हुई होगी, दैट इज 90,000 में से 18,000 माइनस कर दो, 62,000। 62 होगा, 90,000 माइनस 18,000, 72,000। यस, 72,000 की आपको पैसा मिलेगा। तो इसके साथ आपकी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आप रियलाइजेशन में लिख चुके हो, टू रियलाइजेशन। ठीक है, ब्रैकेट में आप दोगे बीइंग डेटर रियलाइज्ड 72,000 and 72,000। क्लियर हुआ बच्चों? ये छोटी छोटी एंट्रीज, एक एक नंबर की एंट्री है, बिल्कुल बोर्ड में आएंगी। ठीक, समझ में आ गया? 90,000 के थे, प्रोविजन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही वो किस में चला गया, प्रोविजन रियलाइजेशन अकाउंट पे चला गया। नेक्स्ट वन, the firm has a debit balance of 9,000 in the profit and the loss account on the date of the dissolution। बिल्कुल भाई, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिख रहा है, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब लॉस, तो ये आपको कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जल्दी से देख लेते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है, नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया होता तो हमें क्या करना होता है, उनके जो जितने भी पार्टनर्स हैं क्या करना होगा, बताइए, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो हम यहां लिखेंगे क्या नाम थे, एक बार देख लेते हैं, रोहित, सार्थक एंड विवेक। रोहित, सार्थक एंड विवेक to PL account, a capital account debit, capital account debit, capital account debit। ठीक है, ये 9,000 रुपीज हैं, इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 3,000, 3,000 और 3,000। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पे डालोगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? प्लीज अपने कॉपी पेन के साथ बिल्कुल रेडी रहिए और समझिए कि ये एंट्रीज हमने कैसे पास की। क्लियर? कैन वी प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट वन, फिर से जर्नल एंट्री का क्वेश्चन। L, M and N are the partners in the firm sharing a profit and the loss in the ratio of 7:2:1।
they decided to dissolve the firm on 31st March 2019 after the transferring sundry assets and the थर्ड पार्टी लायबिलिटीज इन द रियलाइजेशन. थर्ड पार्टी का मतलब जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लोन्स हो गया, कोई भी जो भी तुम्हारी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन. सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए. अ बिल रिसीव 6,000 discounted with the bank dishonored by its acceptor and the same had to be met by the firm. बहुत ध्यान से आपको याद होगा, जब भी हमारा कोई भी बिल डिसऑनर होता है, ठीक है, तो फर्म को उसे बियर करना पड़ता है. ऐसे ही एक बिल डिस्काउंट था फर्म से और अब उसकी पेमेंट फर्म को ही करनी पड़ रही है. तो कोई भी एक्सपेंस है फर्म बियर कर रही है तो वो कहां से करेगी? रियलाइजेशन से. तो एंट्री इसकी सिंपल है, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, 6,000 and 6,000. Hope it is clear. Yes, okay. सेकेंड वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला है. सेकेंड वाले के लिए मैं दूसरा कलर का पेन यूज करती हूँ, वो थोड़ा सा नीचे है इसलिए मैं ब्लू कलर का पेन यूज कर रही हूं. क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड 10,500 and the full settlement of their claim, and the balance creditor were handed over the machinery 2,70,000 and the full settlement of the claim for 2,85,000. इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोलूंगी, जरा ध्यान से समझिएगा. पहली बात, 15,000 के क्रेडिटर थे और आपने 15,000 के क्रेडिटर को पे किया है 10,500. ठीक, पहला पॉइंट. तो जब आपने 15,000 के क्रेडिटर को 10,500 पे किया तो पे कर दीजिए 10,500, कोई सोचने की जरूरत नहीं. आपने पेमेंट की है तो आप उसकी एंट्री करोगे. तो इसकी पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. 10,500 10,500. होप आई एम क्लियर. ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है. ठीक, ये बात क्लियर हो गई. पेमेंट की है आपने, रियलाइजेशन अकाउंट से पे कर दिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखा है ट्रांसफर ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट. तो हो चुका है ट्रांसफर, तो हम डायरेक्टली अब रियलाइजेशन से उसकी पेमेंट पे कर देते. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट पे. क्रेडिटर का हैंड ओवर कर दी मशीनरी. जो मशीनरी की वैल्यू थी कितने की? of rupees 2,17,000, the full settlement of rupees 2,85,000. ध्यान से समझिएगा. Creditor were handed over a machinery of rupees 2,70,000 in the full settlement of their claim as 2,85,000. मुझे क्रेडिटर को कितना पे करना था? मुझे क्रेडिटर को पे करना था 2,85,000. लेकिन मेरी मशीनरी कितने की थी? 2,70,000 की. मैंने उसे पेमेंट दे दी. अब आप एक बात बताइए, आपने जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जब सारी की सारी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी हैं, तो अगर आप इसकी एंट्री करेंगे तो करेंगे क्या? आप करेंगे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन. भाई सिंपल सी बात है. अगर मैं मशीनरी को खत्म कर रही हूं तो भी मैं कर रही हूं, और लायबिलिटी को खत्म कर रही हूं तब भी मैं कर रही हूं. तो ऐसे केसेस में जहां पर कोई भी एसेट्स किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए बना है, दोबारा सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मैं रेड पेन से मेंशन करूंगी. जहां पर कोई भी एसेट्स को पे कर रहे हो आप, सॉरी, कोई भी लायबिलिटी को पे कर रहे हो कोई भी एसेट देकर, तो वहां पे रियलाइजेशन में याद रखिएगा ये क्रॉस, दैट इज नो एंट्री. क्या होगा इस पर्टिकुलर पार्ट की? नो एंट्री. क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया कि एक रियलाइजेशन डेबिट, एक रियलाइजेशन क्रेडिट करोगे तो ऐसे केसेस में जहां पे किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए हम एसेट दे रहे हैं तो वहां पे नो एंट्री इज देयर. क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई होगी. आप बोर्ड पे देख सकते हैं
कि पहले वाले पार्ट में जहां पे ये लिखा है क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹15,000 वॉज पेड 10,500, यहां पे पेमेंट किया, एंट्री की मैंने, क्या एंट्री की, रियलाइजेशन टू बैंक 10,500, ठीक। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है जहां पे दिया हुआ है बैलेंस क्रेडिटर हैंडेड ओवर टू मशीनरी ऑफ 2,70,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ 2,85,000, यानी कि क्रेडिटर को हमने एक अपनी एसेट दे दी, तो वहां पे नो एंट्री। क्लियर बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना लीजिए, आपका ही फायदा है, बोर्ड्स में आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे डेटर का क्वेश्चन है, समझने की बात दोबारा। डेटर अमाउंटिंग टू ₹4,20,000 was handed over a debt collection agency which charged 5% commission। 4,20,000 के डेटर हमने किसको दे दिए, डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को, फॉर चार्ज 5%। द रिमेनिंग डेटर वर 1,41,000 out of which a debtor of 51,000 could not be recovered because the same become insolvent। 4,20,000 का हमने जो डेटर है वो डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को दे दिया 5% कमीशन पे, ठीक। और जो रिमेनिंग है 4,51,000 का, उसमें 51,000 ऐसे हैं जो नॉट कवर्ड, वो भी इंसॉल्वेंट हो गए। अब यहां पर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिए। पहला, 4,20,000 का 5% निकालिए, ठीक है। 4,20,000 का 5% निकालिए तो आपका कितना बनता है, 21,000 रुपीज बनता है। यानी कि अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो मेरे 4,20,000 के जो डेटर थे वो मैंने 21,000 कम में दे दी। डेप्ट कलेक्शन एजेंसी अपने आप कलेक्ट करती रहेगी, बाकी का पैसा वो मुझे दे देगी। कुछ बात समझ में आई? पहला पॉइंट डेप्ट कलेक्शन एजेंसी वाला। तो यहां पर जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखिए हर चीज में रियलाइजेशन पे लिख रही हूं, क्या है, बीइंग डेटर of 4,20,000 rupees given to debt collection agency। ठीक है, मैं यहां करके भी दिखा रही हूं, 4,20,000 माइनस 21,000 यानी कि 3,99,000 हमें डेप्ट कलेक्शन एजेंसी पेमेंट कर देगी। ये पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि जितने रिमेनिंग डेटर्स हैं 1,41,000 रुपीज के, इनके लिए हमने क्या किया, इन्होंने 51,000 रुपीज नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने नहीं दिए तो नहीं सही, लेकिन उन्होंने कैश तो दिया, ठीक। अब इसकी सेकेंड एंट्री आप कर सकते हो, कैश टू रियलाइजेशन। देखिएगा 1,41,000 माइनस 51,000 यानी कि 90,000 दोनों तरफ आ गया, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की दो एंट्री कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूं। यहां पे आप देखिएगा एक एंट्री कैसे होगी, कैश टू रियलाइजेशन। देखिएगा पहला 3,99,000 प्लस 90,000। क्लियर? आप इनकी दो एंट्री भी कर सकते हैं जैसे मैंने की है। मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला मैंने ये लिया और दूसरा मैंने ये लिया। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया, तब भी बोर्ड नहीं क्वेश्चन काटेगा, बोर्ड में जो करेक्शन होगा। और अगर आप इसकी एक एंट्री भी करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक। अब यहां पे समझ में आ गया कि कैसे हमने डेटर्स रियलाइज हो गए और हमें पेमेंट मिल गया।
अब यहां पे बस इतना जरूर लिख दीजिएगा, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन द रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज 18,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 18,000 रुपीज। अब ये प्रॉफिट किसके में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, 3 पार्टनर्स थे हमारे, that is LMN 7:2:1, L2M2N। ठीक है, being profit transfer to capital account in profit sharing ratio, that is 7:2:1। इस 18,000 रुपीज को आप 7:2:1, दैट इज 12,000। देखिए मैंने क्वेश्चन करके रखा है, 12 कैलकुलेशन 12,600, दैट इज 3,600 एंड 1,800। ये आप देख सकते हैं हाउ द प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Hope this point is clear to everyone now? Yes? लास्ट पहले हमने सीखा था how the loss was transferred, और अब हमने सीखा, देखिएगा यहां पे लॉस ट्रांसफर हुआ था, और अब हमने यहां सीखा how the profit is transferred. Clear? Proceeding with the next one. अब एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस बड़े क्वेश्चन के लिए आपको याद होगा हमें 3 अकाउंट चाहिए होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा। पंकज एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड द लॉस इक्वली। सबसे अच्छा मिला इक्वल। ऑन 1st April 2020 they decided to dissolve the firm. On the date their balance sheet was as under. बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। कैपिटल दिया है 4 लाख 20, क्रेडिटर्स 8 लाख, बिल्स पेबल 8 लाख, सुरेश लोन, प्लीज देखिएगा यहां पे सुरेश का लोन है, मैंने इसलिए मार्क कर दिया, ठीक है। मिसेस पंकज लोन, यहां पे पंकज का लोन नहीं है, उसकी वाइफ का लोन है, तो ये जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया हुआ है ये बेसिकली आपको कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए, डेटर्स दिए हुए, प्रोविजंस भी उसी में जाएंगे, बिल रिसीवेबल, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। यानी कि 2 चीजें मिली जो हमारी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। एक मिला, कैपिटल तो जाता ही नहीं है ये मालूम है आपको, एक ये नहीं जाता, एक सुरेश का लोन नहीं जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा, और दूसरा कैश एट बैंक नहीं जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स के साथ है, उसको भी पढ़ते हैं आगे। Suresh was assigned the responsibility to release the assets and the liability for the remuneration of 2 lakh rupees including expenses. भाई सुरेश को मैंने 2 लाख रुपए दे दिए हैं, ठीक है, इंक्लूड करें सारे एक्सपेंसेस जो सुरेश को हमें देने होंगे। फॉर्म हैज डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉर्म डिसॉल्व हुई है, ये फॉलोइंग टर्म्स हैं। पंकज एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, सुरेश एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 5,20,000. Debtor realized for 6 lakh rupees, creditors, and bills payable was payable after 2 months but are paid immediately at a discount of 5% per annum. Bill receivable are received after allowing the rebates 5%. A debtor previous written off as bad paid 3 lakh rupees. ठीक, इसके बाद 7th entry आप यहाँ देखोगे, ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है, and unrecorded assets realized for 2 lakh rupees. पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, दूसरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर बैंक अकाउंट बनाओ। यहां पर आपको 4 अकाउंट बनाने। ठीक, मेरे पास 2 स्लाइड्स हैं,
ठीक है बच्चों, आप देखेंगे एक स्लाइड में मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाती हूं। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, ठीक है। यहां मैं बनाती हूं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और यहां पे मैं पार्टनर का लोन अकाउंट बनाऊंगी, सुरेश का, जिसका भी लोन है, और लास्ट वाले में मैं बनाऊंगी कैश अकाउंट। नाम देख लेती हूं, पंकज और सुरेश। ठीक है, और लोन किसका था वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। लोन था आपका सुरेश का, और यहां पे मैंने लिख ही दिया। ठीक है, देखिए मैं ये 2 स्लाइड्स पे वर्क करूंगी। क्वेश्चन आपके पास आपकी बुक में है, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करने वाली हूं, आप देख सकते हैं यहां से ही स्टार्ट करूंगी क्योंकि इससे पहले आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट करती हूं और यहां से कैसे कैसे हम लिखेंगे इन सारी चीजों को अब हम देखते हैं। आपके पास आपकी बुक है, मैं अगर बार बार आगे पीछे करूंगी तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपकी ये वाली स्लाइड्स पे ही वर्क करूंगी। ये 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपने भी अपनी कॉपी और पेंसिल उठा के रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुरेश लोन अकाउंट और कैश बुक बना लिया है। कैसे अब हम इस पे वर्क करते हैं। सबसे पहला है, सुरेश वॉज असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स and pay liabilities at a remuneration of 2 lakh rupees including expenses। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने सुरेश को कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, ताकि जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी चीजें उसकी रेम्यूनरेशन लग रहा है, देख लीजिए जितने भी इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सारी की सारी चीजें रियलाइज करने में जो वो हेल्प कर रहा है, उसके साथ आपने सुरेश को पैसे दिए। तो ये जो आपने सुरेश को रेम्यूनरेशन दिया या कुछ भी आपने सुरेश को दिया, वो आप कहां लेके जाओगे, सुरेश के कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहां पे लिखोगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 लाख लिख दिया। और सुरेश में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, आप 2 लाख रुपीस सुरेश के अकाउंट में डाल दो। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा, एडजस्टमेंट मैं बाद में कर रही हूं, पहले पॉइंट मैंने आपको ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ये पॉइंट हमारा डिसोल्यूशन से पहले ही डिसाइड हो गया था, इसलिए मैंने आपको इसकी 2 एंट्री करा दी, बता दी रियलाइजेशन में जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, 2 साइड दिखा दोगे। ठीक है, अब बच्चों अभी मैंने कोई एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया ताकि आपको यह बात क्लियर कर सकूं कि अगर हम कभी भी किसी पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसको हम कहां से दे रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट पे हम देते हैं। देखिए अभी तक जब भी हमने एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, डेथ किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले एडजस्टमेंट किए, उसके बाद बैलेंस शीट देखी। पर यहां पे उल्टा चलना है, यहां पर पहले हमें बैलेंस शीट की सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है और फिर इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूं। सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में कैपिटल लायबिलिटी साइड देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है पंकज और सुरेश का, तो कैपिटल अकाउंट ये लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख रही हूं बाय बैलेंस BD 4,20,000 4,20,000। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्रेडिटर दिया है, क्रॉस, फिर वही सीजर रूल, तो यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर 8 लाख। ठीक है, लायबिलिटी। नेक्स्ट है बिल्स पेबल दिया हुआ है,
जब बिल्स पेबल दिया हुआ है वो भी 8 लाख रुपीस का है, तो मैं यहां लिख रही हूं बाय बिल्स पेबल 8 लाख। ठीक है। सुरेश का लोन अकाउंट दिया हुआ है, तो सुरेश का लोन अकाउंट आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे, वहां पर आप सुरेश का जो लोन अकाउंट है वहां पर आप डालेंगे कि लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम सुरेश। ये मैं अभी आपको बाद में बताती हूं, अभी इसके साथ चलते हैं। पंकज, मिसेस पंकज लोन अकाउंट, देखिए बाय, एक चीज मैं आपको और दिखाती हूं, मैंने यहां पे पहले ही उसमें क्रॉस लगा रखा है, ये देखें सुरेश के लोन अकाउंट मैंने पहले ही क्रॉस लगा रखा है कि ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। पंकज के जो मिसेस का लोन है वो जाएगा रियलाइजेशन में, क्योंकि वो थर्ड पार्टी का है। ठीक है, बाय मिसेस पंकज लोन, और यहां आप लिख देंगे 8,40,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड बोलते हैं हम इसे, 1,60,000 रुपीज। ठीक है। सुरेश का अकाउंट हम लिखेंगे क्योंकि लोन है, तो बाय बैलेंस BD 8,80,000 रुपीज। कोई डाउट? यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। Liabilities had been transferred, all the liabilities had been transferred from liability to the realization। अब इसी के साथ हम एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स 6 लाख। ठीक है। फिर डेटर्स, टू डेटर्स, मैं पूरा लिख देती हूं 8 लाख, और जो प्रोविजन है वो यहां जाएगा बाय प्रोविजन, क्योंकि वो रिजर्व्स होते हैं फॉर बैड डेट्स 80,000। क्लियर? ठीक। अब एसेट्स में और क्या क्या दिया है? बिल रिसीवेबल दिया है, तो यहां लिखेंगे हम टू बिल रिसीवेबल 6,68,000। कैश बैलेंस आ गया कैश का, कैश अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD दैट इज 1,20,000 रुपीज। क्लियर? फिर आगे आते हैं। फिर इन्होंने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बिल्कुल यहां पे लॉस है तो आप यहां पे मेंशन कर दीजिए 2PL पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 22,12,000 रुपीज का दिया हुआ है, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा 11,06,000 रुपीज। गॉट इट? तो ये तो थी सारी एंट्रीज जो हमने बैलेंस शीट से उठा के लिख दी। सिर्फ एक ही, अगर आपको याद होगा, सिर्फ एक ही एंट्री मैंने की है, वो सुरेश वाली। सुरेश को 2 लाख रुपए कैपिटल दिया था। ठीक है, और कैपिटली फंड्स दिए थे ताकि वो जितनी भी एसेट्स हैं और चीजें हैं उसे रियलाइज कर सके। यहां तक तो आपको आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे हम क्रॉस में चल रहे हैं, कैसे हम सिजर रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक, एडजस्टमेंट्स की तरफ। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इसलिए मैंने ये आपको पहला वाला करा दिया था, सुरेश वाला। पंकज एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। जब पंकज एग्री कर रहा है और उसकी वाइफ का लोन है 8,40,000, तो हमें किसको पेमेंट देना होगा? हमें पंकज को ही पेमेंट देना होगा। यस और नो? तो पंकज को पेमेंट अब कहां से देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से देंगे। तो हम यहां लिखेंगे टू पंकज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए, प्लीज लिखिएगा मिसेस पंकज लोन। ठीक है, 8,40,000 रुपीज का। ठीक, पंकज के अकाउंट में लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखिए मिसेस पंकज लोन 8,40,000 रुपीज। होप इट इज क्लियर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट, सुरेश agreed to took over the investment of the firm at an agreed value of 5,20,000 rupees.
सुरेश ने क्या किया, सुरेश एग्री किया कि भाई ठीक है मैं जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लेके जाऊंगा, तो इसके लिए मैं पेन चेंज करती हूँ, ठीक है। अब सुरेश को हम इन्वेस्टमेंट दे देते हैं और यहां पर हम लिखेंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए में लेके जा रहा है, 5,20,000 रुपीज में, ठीक है। और यही हमें सुरेश से लेना है, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और सुरेश के अकाउंट में लिख देंगे 5,20,000 रुपीज। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए हर एक एडजस्टमेंट पे एक नया पेन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हुआ है। नेक्स्ट, डेटर रियलाइज फॉर 6 लाख रुपीज। बिल्कुल सही, जो हमारे डेटर हैं वो 6 लाख रुपीज में रियलाइज हो गए, बहुत बढ़िया। तो हम यहां लिखेंगे टू कैश, ठीक है, और ब्रैकेट में डाल दो डेटर, 6 लाख रुपीज में रियलाइज हो गए। ओ आई एम सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे, रियलाइज हुए हैं, तो इस तरफ नहीं आना है, इस तरफ आना है, ठीक है। आपको भाई पेमेंट आएगी आपके पास, तो आप लिखोगे बाय कैश, ठीक। आप बाय कैश कितना लिखोगे, डेटा 6 लाख। फिर आप चले जाओगे नेक्स्ट पे, वो कहां, कैश अकाउंट में, और कैश आपको मिला है तो आप लिखोगे टू रियलाइजेशन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप डाल दो डेटर, ताकि याद रहे कि डेटर की एंट्री आप कर चुके हो, दैट इज 6 लाख। आ गई बात आपको समझ में कि कैसे हमने डेटर्स को रियलाइज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अ क्रेडिटर एंड द बिल पेबल was payable after 2 months but were paid immediately at discount of 15% per annum। यहां पे आपके जो क्रेडिटर हैं और बिल पेबल हैं, इन दोनों को आपने 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट दिया है। तो बेशक आपने पेमेंट किया है, तो आप यहां पे लिखोगे टू कैश, ठीक है, ब्रैकेट में दिखाओ क्रेडिटर। मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूं, आपके जो क्रेडिटर हैं वो हैं 8 लाख और जो बिल्स पेबल हैं प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, और जो बिल्स पेबल हैं वो हैं तुम्हारे 8 लाख अगेन। तो यानी कि 16 लाख पे आपने 15% डिस्काउंट पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट दिया है, और आपने इसका कितना पेमेंट किया है, 16 लाख का आपने पेमेंट किया है, 15,60,000 रुपीज का आपने उसे पेमेंट किया है, ठीक है। द सेम विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। देखिए मैंने यहां लिख दिया है, आप देख सकते हैं, द सेम विल बी रिकॉर्डेड इन अ कैश अकाउंट। वहां पे लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल पेड। कितना पे किया, 15% डिस्काउंट के साथ, दैट इज 1,56,000, सॉरी इट्स नॉट 1 लाख, इट इज 15 लाख। $15,60,000 रुपीज। होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग रिबेट ऑफ 5%। अब इन्होंने बिल रिसीवेबल के लिए भी एक डिस्काउंट वो बता दिया कि आपने जो बिल रिसीवेबल आपको मिला है, जिसमें आपको पेमेंट हुआ है, उस पे भी आपको 5% का क्या हुआ, आपको डिस्काउंट देना पड़ा है। लेकिन कैश तो मिला है, तो आप यहां पे लिख दीजिए बाय कैश बिल रिसीवेबल्स, जिसका आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट, 6,34,600। सेम चीज आप अपने कैश अकाउंट में लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, यहां पे लिखिए बिल रिसीवेबल्स 6,34,600, ठीक, क्लियर। ये हमने 15% डिस्काउंट के साथ दे दिया है, वो हमने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 15%
sorry 5%, not 15%, 5% discount. ठीक. Next, a debtor previously written off as bad paid 3 लाख रुपीस. भाई हुआ क्या, 3 लाख के जो डेटर्स थे जिनको हम पहले ही बैड बोल चुके हैं, आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने 3 लाख रुपए मुझे दे दिए. भाई जब मुझे 3 लाख रुपए दे दिए तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. तो मैं रियलाइजेशन में दिखाऊंगी बाय कैश और यहां दिखाऊंगी बैड डेप्ट रिकवर्ड 3 lakhs. ठीक है. इसी के साथ कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन बैड डेप्ट रिकवर्ड 3 lakhs. क्लियर? आ गई बात आपको समझ में कि बैड डेप्ट रिकवर्ड को हमने कैसे लिखा. इसके बाद नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज फॉर 2 लाख. अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हमारी रियलाइज हो रही है. कैश मिल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, मिल रहा है, बस हमें वो लिखना है. यहां पे ब्रैकेट में लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की हैं, 2 lakhs. खत्म. अब इस पे चले जाओ और यहां लिख दो टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड एसेट 2 लाख. ये हर चीज मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको पता रहे कि हमारे कहां से हमारे पास पेमेंट्स आए हैं. ठीक. यहां पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाते हैं, आप देख सकते हैं. और अब हमें करना क्या है ये चीज हम देखते हैं. सारी की सारी इन अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले हमें सबसे पहले यह देखना है कि क्या हमने सारी लायबिलिटीज को पे कर दिया है. क्योंकि बच्चों लायबिलिटीज में क्वेश्चन में दिया हो या क्वेश्चन में ना दिया हो, आपको सारी लायबिलिटीज को रिलीज करना होगा. एसेट्स बिके ना बिके उससे हमें मतलब नहीं होता. हमें मतलब कहां होता है, जहां पर हमें लायबिलिटी पे करनी होती है. तो हमें सब कुछ सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या हमने सारी लायबिलिटी को पे कर दिया. क्रेडिटर यस पेड, बिल्स पेबल पेड, पंकज मिसेस पंकज लोन्स पेड. यहां तक हमारी लायबिलिटी थी, हमने पे कर दी. तो यानी कि यहां तक हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले, रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले पार्टनर्स के हम सबसे पहले करेंगे सुरेश का अकाउंट बंद. ठीक है. सुरेश का लोन अकाउंट बंद. सुरेश का जो लोन अकाउंट आप देख रहे हो जो लिखा हुआ है, वहां पर बैलेंस आ रहा है कि सुरेश ने फर्म को लोन दिया हुआ था 8,80,000 रुपीज का. तो अब हमें उसे पेमेंट करना है, तो हमें यहां लिखना होगा टू कैश और ब्रैकेट में लिख दो लोन पेड. ठीक है. 8,80,000 रुपीज हमें सबसे पहले सुरेश के अकाउंट को खत्म कर दो और तुरंत के तुरंत कैश अकाउंट में जाओ और कैश अकाउंट में जाते ही वहां पे लिख दो बाय सुरेश लोन. कितने का था, 8,80,000 रुपीज का हम उसे पेमेंट कर रहे हैं. क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक समझ में आया कि हमने सबसे पहले केस को बंद कर दिया सुरेश के अकाउंट को, क्योंकि वो 1 मिनट का ट्रांजैक्शन था, इसलिए मैंने सबसे पहले वहां पे बंद करा दिया. अब हमारा सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं. एक बार हम चेक कर लेते हैं. प्रोविजन हो गया, कैपिटल हो गया, कैश, डेटर्स, ठीक है, डिस्काउंट इधर दे दिया, कैश हो गया, हमने सब कुछ लिख लिया. इस तरफ चेक करें, डेटर्स हो गया, सारी चीजें हो गई. ठीक है. अब हम इसको बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं जो इसका बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट साइड. ठीक है. और इनका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 49,34,600 49,34,600 आ रहा है बैलेंस टोटल. और जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,66,600. ठीक है. अब ये जो पैसा है ये कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. बिल्कुल ठीक है. हमारे पास पंकज और सुरेश 2 पार्टनर हैं और इनको 50-50 जाएगा, तो 1,33,300 1,33,300.
ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं और हम यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और यहां पे लिखो प्रॉफिट। ठीक है, 1,33,000 1,33,300 1,33,300। अब इनके इस अकाउंट को हम बंद करते हैं। ठीक है, इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 13,93, ये मैंने टोटल करके रखा है और ताकि जो बैलेंस हो हम वहां लिख सकें। यहां बैलेंस आ रहा है 2,87,300 और इसे हम लिख देंगे टू कैश। ठीक है, 13,93,300 और दूसरी तरफ जब हम टोटल करते हैं तो वो बाई साइड आ रहा है, वो आ रहा है 1,626,000 1,626,000। यहां पे आएगा बाय कैश। ये चीज समझने वाली है बच्चों। टू कैश का मतलब है हमें पंकज को पे करना, बाय कैश का मतलब है सुरेश हमें पे करेगा। कितना पे करेगा? 8,727,000 8,72,700 रुपीज जो है वो सुरेश हमें पे करेगा। प्लीज इस चीज पे जरा ध्यान दीजिए, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूं थोड़ा सा। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको समझना है। ठीक है, एक तरफ तो हमें पंकज को हमारी फर्म देगी और सुरेश हमें देगा पेमेंट। तो अब इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी ये भी जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जहां पे हमें पंकज को पे करना है उसे हम क्या लिखेंगे? बाय पंकज कैपिटल। क्योंकि अब ये सारी की सारी चीजें कहां चली, कैपिटल, सारी की सारी चीजें कहां चली गई हैं? कैश अकाउंट में चली गई हैं। तो 2,87,300। ठीक है, और जहां पे सुरेश देगा तो आप यहां पे लिखोगे टू सुरेश कैपिटल, क्योंकि सुरेश आपको पेमेंट देगा और वो कितना देगा? 8,72,700। जब आप इसे इक्वेट करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 27,27,300 27,27,300। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे जब फॉर्म डिसॉल्व होती है तो कभी हमें पेमेंट करनी पड़ती है और कभी जब कभी पार्टनर्स का जो है वो अकाउंट बढ़ जाता है तो पार्टनर भी हमें पे करेगा। तो ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है, और यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हमने सारे ट्रांजैक्शंस पे किए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है बाय कैश, तो यानी कि कैश लाएगा, और जहां लिखा है टू कैश यानी कि वो कैश हमें पे करना होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये पूरा कैश अकाउंट समझ में आ गया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट से कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कैसे पूरा का पूरा बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर होता है। लोन अकाउंट का प्लीज याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं कि पार्टनर का अगर लोन अकाउंट, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, वो लोन अकाउंट में जाएगा और लोन अकाउंट से ही उसकी पेमेंट होगी। चलिए, इसी के साथ मैक्स मार्क के साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए।